हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमने कल ख़त्म किया था कंपनी रूल को और आज हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल को। आपको मैंने बताया था क्राउन रूल का मतलब होता है डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया का हमारे ऊपर शासन, जो कि था 1857 से लेकर 1947 तक। मैंने आपको बताया था कि 1857 में क्या होता है, पहला रिवोल्ट होता है इंडिपेंडेंस का। तो ये होता है 1857 से लेकर 1947 तक हमारे ऊपर डायरेक्टली जो ब्रिटेन की क्वीन थी उसका शासन था। तो कहीं जब ब्रिटेन की जो क्वीन थी उसका हमारे पास शासन था ना, तो पहला एक्ट आता है उस टाइम पे, वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1858 में आता है। ठीक है गाइस, इस एक्ट के अनुसार क्या होता है कि जो उस वक्त के गवर्नर जनरल होते हैं भारत के, उनका नाम होता है लॉर्ड कैनिंग। तो ये एक्ट जो था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है 1 नवंबर 1858 में। और कहाँ पे पढ़ा जाता है? ये उनके द्वारा पढ़ा जाता है मिंटो पार्क में, जो कि है इलाहाबाद में। ठीक है गाइस, तो हम बात करेंगे इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट में क्या क्या खास चीज़ें थी और क्या क्या खास चीज़ें नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, इस एक्ट के अनुसार जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनकी पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। तो गैस, मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो जो गवर्नर था उसकी मदद के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था जिसको, जो कि 24 मेंबर का था, जिसमें कि एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर और 24 अदर मेंबर थे, जो कि गवर्नर की हेल्प के लिए बनाया गया था। तो गैस, अब क्या होता है कि जो लास्ट चार्टर एक्ट आता है 1853 में, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो 24 मेंबर थे, उनमें से 6 मेंबर को हटा दिया जाता है। अब टोटल 18 मेंबर होते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, तो उस वक्त जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं ना, इनकी पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, और क्या होता है कि एक नई पोस्ट बनाई जाती है, जो होती है एक सेक्रेटरी की पोस्ट। तो अब एक नई पोस्ट होती है जिसे कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि सचिव की पोस्ट बना दी जाती है इस एक्ट के अनुसार। और जो गवर्नर जनरल था ना, अभी तक क्या हो रहा था कि जब तक डायरेक्टली कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1857 तक, तो इस वक्त तक क्या हो रहा था कि एक गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, जो कि कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या साहब, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी ना, इस पोस्ट को हटा के एक वाइसरॉय की पोस्ट बना दी गई। सो गाइस, नाउ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, हु वाज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटेन, और वी कैन से बाय द ब्रिटेन पार्लियामेंट और क्राउन। So now last next thing was that the last governor general and first viceroy was लॉर्ड कैनिन। ठीक है, उस वक्त का जो लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय था, वो होता है लॉर्ड कैनिन। और जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि एक सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई, तो वो सेक्रेटरी था, इसकी हेल्प करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया 15 मेंबर का। ठीक है, 15 मेंबर के ग्रुप का एक काउंसिल बनाया गया, जिसमें कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 8 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, और जो बाकी के बचे 7 मेंबर होते हैं ना, वो जो कंपनी के मालिक होते हैं ब्रिटेन में, उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। और इस सारे ग्रुप को, 15 मेंबर के ग्रुप को होम काउंसिल कहा जाता था। और जो इनकी सैलरीज थी ना, ये सब इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। तो गाइस, ये सारी चीज़ें थी क्राउन रूल के बारे में। और जो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है इसके अनुसार पहला 1858 का, तो ये सब चीज़ें थी उसके बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो अगला एक्ट आता है उसके बारे में, जो कि आता है 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में। So guys, now we will discuss the next act which came in 1861, which is known as Indian Council Act. So guys, according to Indian Council Act of 1861, क्या होता है कि 1860 में पहला इंडियन बजट बनता है, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है गाइस, जेम्स विल्सन के द्वारा पहला इंडियन बजट बनाया जाता है 1860 में। इससे पहले इंडिया के लिए कोई भी बजट नहीं बनाया गया था, तो पहला बजट 1860 में ही बनता है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है कि आईपीसी, जिसे कि इंडियन पिनल कोड कहा जाता है, वो इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाता है कब? 1861 में। सो गाइस, अभी आपने देखा होगा जो पुलिस के बहुत सारे आईपीसी होते हैं, आपने सुना होगा आईपीसी, इतनी धारा, ये धारा, ये धारा। तो ये इंप्लीमेंट ये बनाया गया था, स्टैब्लिशमेंट ये किया गया था ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है गाइस, तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1861। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, जो वाइसरॉय वाज गिवन ऑर्डिनेंस पावर। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑर्डिनेंस पावर। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या होता है। जैसे अभी क्या होता है ना, जैसे अभी क्या हो रहा है कि हमारी पार्लियामेंट होती है, उसके दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। और साल में कम से कम 3 बार सेशन जरूर होते हैं, जैसे समर सेशन, विंटर सीजन होता है ना। तो जो सेशन है ना हमारे पार्लियामेंट के, हर 6 महीने में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, ये 6 महीने में कम से कम एक बार सेशन तो होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस, कभी कभी क्या होता है, अगर सेशन ना हो पाए और अचानक हमें किसी कानून बनाने की जरूरत पड़े, तो उस वक्त क्या होगा? कानून कौन बनाएगा? क्योंकि इंडिया में कानून कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा, इनके पास अधिकार है, ठीक है, कानून बनाने के। अगर लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही है, तो उस वक्त कानून क्या कौन बनाएगा? तो गाइस, हमारे देश में जो हमारे राष्ट्रपति है, जिनको कि प्रेसिडेंट कहा जाता है, उनको ऑर्डिनेंस पावर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी जो पार्लियामेंट का कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, तो जो ऑर्डिनेंस पावर के तहत ये प्रेसिडेंट वो लॉज बना सकते हैं उस वक्त के लिए। तो यही पावर वाइसरॉय को दे दी गई, कि उसको ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई कि
कि कभी लॉज की अचानक ज़रूरत पड़े और होम काउंसिल नहीं है उस वक्त, जो कि बनाई गई थी 15 मेंबर की, तो उस वक्त जो वाइसरॉय है वो ऑर्डिनेंस पावर को यूज़ करते हुए कोई भी लॉ बना सकता है। ठीक है गाइस? और 1862 में क्या होता है कि 3 हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किए जाते हैं इंडिया में। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो 1774 में कलकत्ता में बनता है, जो कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से बनाया जाता है। तो गाइस अब क्या हो रहा है, ये है हाई कोर्ट, वो था सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में बनता है। ठीक है? अब 1862 में क्या होता है कि 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं इंडिया में, और कहाँ-कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं आपके कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है जी? ये याद रखना कि जो 3 हाई कोर्ट थे, कहाँ-कहाँ बनाए गए थे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं, उस वक्त के वाइसरॉय, वो क्या करते हैं? पोर्टफोलियो कमीशन लाते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंडियन डिपार्टमेंट है ना उस वक्त के, उनको क्लासिफिकेशन एक अच्छी तरीके से बनाया जाता है, क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, उनमें एक रिवाइज्ड किया जाता है। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग-अलग, होम मिनिस्ट्री के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अलग डिपार्टमेंट होते हैं इस वक्त। ठीक है? तो उस वक्त ये सारे सब चीज़ें एक ही में होगी, तो उस चीज़ को क्लासिफिकेशन करने के लिए लॉर्ड कैनिंग होते हैं उस वक्त के वाइसरॉय, वो लाते हैं पोर्टफोलियो कमीशन 1862 में। ठीक है? ये सारे पॉइंट थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो अगला एक्ट आता है उसके बारे में, जो अगला इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट एक्ट व्हिच केम इन 1892 इज नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सो गाइस अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, फर्स्ट टाइम इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया। गाइस क्या होता है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 का, इसके अकॉर्डिंग पहली बार इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट होती है 1892 में। इससे पहले इंडियंस के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होते थे, डायरेक्टली जो मेंबर थे वो नॉमिनेटेड थे बाय द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है? तो पहली बार इलेक्शन होती है 1892 में। और सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना, इंडियन गॉट द राइट टू डू डिबेट ऑन बजट। जो भारतीय लोग थे ना, इनको जो बजट बनता था उसमें डिबेट करने का अधिकार मिला। ठीक है? जो बजट था, इससे जो पिछला काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, उसी में पहली बार आया था, जो कि जेम्स विल्सन लाते हैं। ठीक है? अब इंडियन को डिबेट, खाली बोलने का अधिकार मिला कि वो अपनी बातें रख सकते हैं कि इस बजट में ये सही है, ये गलत है करके। ठीक है? बाकी उनकी बात मानना कोई कंपल्सरी नहीं था ब्रिटिशर के लिए, और ब्रिटिशर मानते भी नहीं थे। खाली ये बोलते थे, ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, चेंज करने की पावर नहीं थी, खाली अपने व्यूज रखने की पावर थी बस, कि हम बता सकते हैं कि इस जो बजट बना है इसमें ये गलत है, ये गलत, ये सही नहीं है। ठीक है? खाली ये बोलने का अधिकार था। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, इसको रिवाइज की गया। अब इसमें जो मिनिमम मेंबर, कम से कम इसमें 10 मेंबर होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 मेंबर रखे गए। ठीक है? तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 10 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 16 मेंबर होने चाहिए। ठीक है? ये आया इस एक्ट में 1892 के। अब इस एक्ट में बस यही 3 चीज़ें थी खास। ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि 1899 से लेके 1905 तक जो हमारे वाइसरॉय थे, वो कौन से? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं ना, इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाते हैं। मतलब राज करो, फूट डालो, राज करोगी नीति। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये भारत में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सब के बीच में फूट डालते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अनुसार। मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराना चाहते थे, ताकि वो आराम से इस देश में राज कर सके। इसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है? कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे, अब ये हिंदूज के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग कर देते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कि ढाका साइड जो बांग्लादेश में इस वक्त, उस साइड मैक्सिमम मुस्लिम घुसा देते हैं और इस साइड हिंदूज घुसा देते हैं। तो ये कास्ट के बेट में डिवाइड कर देते हैं 1905 में। ठीक है? तो ये होता है 1905 में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्ट के बारे में, जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है 1909 का, या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्ट। सो द नेक्स्ट एक्ट केम इन 1909 विच इज नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट। सो गैस मैं आपको बता दूं, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो मॉर्ले था ना, उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, और मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसी वजह से इसको कहा जाता है। मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो गैस अकॉर्डिंग टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, ये जो रिफॉर्म एक्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्यों था मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर होते हैं ना, इनकी संख्या 69 कर दी जाती है। सो नाउ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर वॉज 69। ओके? और द सेकंड चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एक्ट, इस एक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन फॉर मुस्लिम। जो मुस्लिम थे, इसको अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कम्युनिटी रिलीजन के बेस्ड पे किसी को वोटिंग का अधिकार देना।
मतलब जैसे कोई कम्युनिटी या कोई कास्ट या कोई रीजन के लोग हैं, उनको कोई स्पेशल अधिकार देना जो कि बाकी व्यक्ति को नहीं दे रहे, बस उसी व्यक्ति को दे रहे हैं, उसी कम्युनिटी को दे रहे हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मुस्लिम थे गॉट द स्पेशल राइट टू वोट, तो मुस्लिम थे इनको स्पेशल राइट मिला वोटिंग के लिए, ठीक है। अब स्पेशल बात है भाई, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान कर रहे हैं तो अलग वोटिंग के लिए उनको स्पेशल राइट मिलेगा। जैसे कोई मुस्लिम लीडर खड़ा हो रहा है कहीं पे, तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ राइट वॉज गिवन टू द मुस्लिम। और नेक्स्ट थिंग वॉज दिस एक्ट डिवाइडेड हिंदू एंड मुस्लिम। जो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करता है ना, वो यही एक्ट होता है, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म। बहुत सारे फिलोसफर या बहुत सारे हिस्टोरियन होते हैं ना जो ये बोलते हैं, और मैं भी उनकी ये बात मानता हूँ कि 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग नहीं होता अगर 1909 में मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म नहीं आया होता तो। क्योंकि जो आइडियोलॉजी थी ना अलग देश की, वो मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म ने पैदा किया था। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिवाइड था, इसी रिफॉर्म में पैदा किया था। और गांधी जी, महात्मा गांधी जी ऑल्सो सेड दैट दिस रिफॉर्म डिस्ट्रॉयड द इंडिया, दिस वाज द ओनली रिफॉर्म विच डिस्ट्रॉयड इंडिया। ओके गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रिफॉर्म विच इज नोन एज Montagu-Chelmsford रिफॉर्म. So the next act came after 10 years, which came in 1919, which is known as Indian Council Act of 1919, okay, और famously known as Montagu-Chelmsford Reform. तो Montagu-Chelmsford Reform में क्या होता है कि जो Montagu होता है, ये उस वक्त कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। Montagu was the secretary of India and Chelmsford were the viceroy of India. So guys, Montagu उस वक्त सेक्रेटरी होता है और Chelmsford कौन होता है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं ना, दे आर स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन अगेन। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो चार्टर एक्ट था 1793 का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिसर्स थे, उनकी जो सैलरीज थी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जा रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू Montagu-Chelmsford रिफॉर्म 1919, इसमें क्या होता है कि उनकी सैलरीज होगी अब कहाँ से दी जाएगी, ब्रिटिश रेवेन्यू से आएगी, ठीक है, दोबारा ब्रिटिश रेवेन्यू से। क्योंकि स्टार्टिंग में होता था ये इंडियन रेवेन्यू कर दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अनुसार। अब दोबारा ब्रिटेन से आएगी। और सेकेंड चीज़ क्या हुई थी, 1919 से लेकर 1935 तक, जो कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, तब तक क्या होता है, डायरेक्टली वो स्टैब्लिश इन प्रोविंस। डायरेक्टली क्या मतलब होता है, डुअल गवर्नमेंट, मतलब दो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के द्वारा शासन किया जाता है जहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली का प्रोविंसेस में स्टैब्लिश की गई थी। और डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वॉज एडॉप्टेड। पहली बार क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम एडॉप्ट होता है, ठीक है। और जो वुमेन्स होती है ना, फर्स्ट टाइम वुमेन गॉट राइट टू वोट। पहली बार जो वुमेन्स थी उनको Montagu-Chelmsford रिफॉर्म के द्वारा ही पहली बार वोट करने का अधिकार मिला। और इस वोट के अनुसार क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, इसमें जो इसको 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज फॉर्म्ड विद 2 हाउसेस व्हिच इज नोन एज अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस। इस अभी के टाइम पे होती है। जो हमारी पार्लियामेंट है, इसके 2 हाउसेस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा। तो वही चीज़ होता है कि अपर हाउस और लोअर हाउस में क्या बनती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ठीक है गाइस। और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हुई थी वो भी डिस्कस करते हैं, एक बार सेकेंड रुको। इसमें अकॉर्डिंग जो अगली चीज़ होती है वो ये होती है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस, एक डोमिनियन स्टेट बनाने की अनुमति बात की जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेट, ठीक है। तो गाइस, डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कंट्री इंडिपेंडेंट रहेगी, मतलब आज़ाद है कंट्री, लेकिन उस कंट्री का जो हेड होगा ना वो कोई और देश होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया क्या था, ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेटस था। मतलब जो कंट्री थी ना, उसको अगर कोई फॉरेन पॉलिसी बनानी है, किसी और देश के साथ कोई भी पॉलिसी या कोई भी एक्ट साइन करना है पॉलिसी, ठीक है, तो उसकी जो परमिशन होगी ना उस कंट्री से लेनी पड़ेगी पहले उसको, जिसका वो डोमिनियन स्टेट है, ठीक है, जिसका वो डोमिनियन स्टेट है, ठीक है। तो क्या था कि इंडिया आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन इसका जो हेड होगा वो ब्रिटेन होगा। तो ये बात भी रखी गई थी डोमिनियन स्टेटस Montagu-Chelmsford रिफॉर्म में। और जो अगली तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी Montagu-Chelmsford रिफॉर्म में। और क्या होता है कि हर 10 साल में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या काउंसिल एक्ट आना जरूरी था। तो उस वक्त ब्रिटेन में इलेक्शन चल रहे होते हैं, ठीक है, अगले 10 साल में। तो क्या होता है कि 2 साल पहले ही 1927 में अगला इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसे कि हम कहते हैं क्या, साइमन कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइमन कमीशन ऑफ 1927। सो साइमन कमीशन केम इन 1927, फरवरी 1927, which is also known as Indian Council Act of 1927. So guys, according to Simon Commission, फरवरी 1927, दिस वाज ऑल्सो नोन एज वाइट कमीशन। और इस जो कमीशन था इसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। इसको वाइट कमीशन क्यों कहा जाता है, लेट अस डिस्कस दैट। इसमें जो मेंबर थे ना, 7 मेंबर, ये सबके सब ब्रिटिशर्स थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इसलिए इस कमीशन को, साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा जाता है। सो गाइस, क्या होता है कि उस वक्त जो
बहुत सारे नारे लगते हैं कि इस कमीशन को वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो इस चीज़ के बारे में बात होती है आपके जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि होते हैं लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक है। तो लॉर्ड बर्कनहेड होते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और मोतीलाल नेहरू वॉज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, और जो मोतीलाल नेहरू होते हैं ना, इसमें स्वराज की डिमांड करते हैं। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब आम आदमी का शासन, ठीक है। तो जो लॉर्ड बर्कनहेड होते हैं ना, ये मोतीलाल नेहरू को बोलते हैं कि आप एक रिपोर्ट दो हमें, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको कि नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है 1928 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोविजन टू रूल, कि हम शासन कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में होता है। और दूसरी चीज़ें होती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि जो हमने पूरी लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की, वो इसलिए लड़ी थी ताकि हमें फंडामेंटल राइट्स मिल सके। ओनली बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आम आदमी का अधिकार, उनके राइट, ठीक है, इसलिए हमने आज़ादी लड़ी थी। तो क्या होता है ना, 1928 में जब ये नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, तो जितने भी मेंबर होते हैं कांग्रेस के या किसी और पार्टी के, मुस्लिम लीग के या किसी और पार्टी के, कांग्रेस के, सब इस रिपोर्ट को साइन कर देते हैं एक्सेप्ट मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इस रिपोर्ट को साइन नहीं करता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को बोलते हैं कि इफ़ यू एक्सेप्ट माई दिस 14 डिमांड, सो आई विल साइन दिस नेहरू रिपोर्ट। बट कांग्रेस क्या है, उस 14 डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करती है, इस वजह से नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो गैस इसमें इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें थी फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमें चाहिए थे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं एक बार। सो गाइस जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, सबसे पहले इसकी डिमांड किसके द्वारा की गई थी आपको पता है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की डिमांड एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। द फर्स्ट टाइम एनी बेसेंट डिमांडेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने मौखिक रूप से खाली बोल के इस चीज़ के बारे में कहा था, डिमांड किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लेकिन लिखित लिखित रूप से इसकी डिमांड की गई थी नेहरू रिपोर्ट ने, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की नेहरू रिपोर्ट, जो कि मैंने अभी आपको मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो मौखिक रूप से एनिमेशन ने की थी, लिखित रूप से नेहरू रिपोर्ट ने, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। और कांग्रेस ने इसकी जो जो कांग्रेस था ना, इसकी डिमांड फंडामेंटल राइट्स की कांग्रेस ने कब की थी? 1931 के सेशन में की गई थी। तो कांग्रेस डिमांडेड फॉर फंडामेंटल राइट्स इन 1931 सेशन, जो कि होता है कराची में, पाकिस्तान में, जो अभी, ठीक है, कराची पाकिस्तान में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी कांग्रेस के द्वारा। और उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। At the time when Congress demanded for fundamental rights in 1931 Karachi session, at that time the president of Congress were सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या ये सारी चीज़ें थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया क्राउन रूल से 1958 से लेके जो इंडियन काउंसिल एक्ट आए, वहाँ से लेके 1927 के साइमन कमीशन तक, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे जो 1935 का आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एक्ट है, कि हमने सारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना सबसे ज़्यादा 1935 से लिया है हमने। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।